सभी भैया बहनों का कक्षा अष्टम गणित के कालांश में स्वागत है और मैं आपकी गणित शिक्षिका श्रीमती स्मृति पांडे। अब तक के हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 8 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड तक पूर्ण कर चुके हैं। सभी भैया बहनों से ये अपेक्षा है कि आप अपने आप को घर में स्वस्थ रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए नियमित सवालों का अभ्यास करें और आने वाले दिनों में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित होनी है, जिसके लिए आपको घर में कड़ा परिश्रम करना है ताकि आपका परिणाम अच्छा आ सके। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड के बारे में समझाया था। आगे जो हमको चैप्टर देखना है वो है अध्याय 10 बहुभुज। बहुभुज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा कर लेते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये देखिए कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो इनमें से किन किन आकृतियों को आप पहचानते हैं? तो जैसे पहली आकृति ये त्रिभुज की है, दूसरी चतुर्भुज की है, तीसरी जो है इसको हम क्या कहेंगे, चौथी और पांचवी आकृति को हम क्या कहेंगे? तो जो तीसरी आकृति है आपकी पंचभुज है, उसके बाद षष्ठभुज और ये सप्तभुज। तो ये कुछ आकृतियाँ दी हुई है, तो इसी के आधार पे हम परिभाषा निकालते हैं बहुभुज की कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृतियों को बहुभुज कहते हैं। तो ये आप जब आप चैप्टर लिखेंगे कॉपी में तो आप ये परिभाषा लिख लीजिएगा, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृतियों को बहुभुज कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्रियाकलाप एक है, तो इसमें देखिए ये आकृतियाँ दी गई हैं, तो इनको आप नाम लिखना है। जैसे ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, ये षष्ठभुज है। इसके बाद हम देखते हैं इन आकृतियों को हम क्या कहेंगे, षष्ठभुज है, सप्तभुज है। ये जो इसके बाद की जो 2 आकृतियां हैं इनको हम क्या कहेंगे? तो इसमें हम देख लेते हैं उत्तल बहुभुज। ऐसे बहुभुज जिनके सभी शीर्ष बाहर उभरे हुए हों और प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से कम हो उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। ये आकृतियाँ दी गई हैं, तो ये उत्तल बहुभुज की परिभाषा हो गई। इसको आप कॉपी में नोट करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाता है। अवतल बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ हो और कम से कम एक अंतःकोण 180 अंश से अधिक हो, अवतल बहुभुज कहलाता है। तो ये 3 आकृति में से एक आकृति आप बना लेंगे, परिभाषा हो जाएगी एक आकृति। ये देखिए कम से कम एक जो शीर्ष है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये अवतल बहुभुज कहलाएगा और ये उत्तल बहुभुज कहलाएगा। तो इतना आपको कॉपी में नोट करना है। उसके बाद हम देखते हैं किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या n-2 होगी। n भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग n-2 गुणित 180 अंश होता है। इससे रिलेटेड सवाल भी आते हैं। जैसे उदाहरण 1 दिया हुआ है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है तो अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का योग हमको पता है n-2 गुणित 180 होता है। n की जगह आप 15 रखेंगे, 15 में 2 माइनस करेंगे 13 आएगा और 13 गुणित 180 करेंगे तो 2340 अंश बहुभुज में अंतःकोणों का योग निकल आएगा। तो ये n भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग इतना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा और ये रिक्त स्थान में भी पूछा जाता है। इसके बाद है नियमित अनियमित बहुभुज। जब बहुभुज में सभी भुजाएं कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसे समबाहुभुज या नियमित बहुभुज भी कहते हैं। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, परिभाषा और अनियमित बहुभुज की। ऐसे बहुभुज जिनकी भुजाएं व अंतःकोणों की माप अलग अलग होती है अनियमित बहुभुज कहलाते हैं। तो ये इतने नोट्स आपको कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद आपकी प्रश्नावली आती है, आपकी प्रश्नावली 10। तो इसमें सही विकल्प दिए हैं। जैसे दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो उत्तर इसका आयत आएगा। किस चतुर्भुज में सभी कोण आपस में बराबर होते हैं? आयत। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश हो तो उसके सम्मुख कोण का मान भी 60 अंश होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके बाद आपका किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप 28 सेंटीमीटर होगा इसका उत्तर। इसके बाद कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहले में वर्ग आएगा, दूसरे में समलंब चतुर्भुज, तीसरा यदि किसी बहुभुज में यदि 6 शीर्ष हो तो उसमें भुजाओं की संख्या 6 होगी, चौथा यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n हो तो किसी एक शीर्ष से सभी विपरीत शीर्षों को मिलाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या n-2 होगी। तो ये खाली स्थान है, सही विकल्प है। इसको भी आप कॉपी में नोट करेंगे
और इनको आप याद भी करेंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोग को आगे के जो सवाल हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।